जब मैं थक हार कर घर पहुंची तो अम्मी काफी खुश नजर आ रही थी। उन्हें इस कदर खुश देखकर मेरी सारी थकन गायब हो चुकी थी। सोफे पर बैठते ही मैंने उनकी खुशी की वजह पूछ ली। क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। दानैन, मेरी आसफा से बात हुई है। कल बासिम आ रहा है। क्यों खाला ने बासिम को घर से निकाल दिया? मैं बेअख्तियार बोली थी। मुझे इंतहाई बेजारी हो रही थी। बासिम के आने का सुनकर मेरा मूड ऑफ हो चुका था। अल्लाह ना करे वो तो उसकी जॉब यहाँ लग गई है ना, कंपनी की तरफ से घर भी मिलेगा, पर वो मिलने में कम से कम 1-2 माह लग जाएंगे। आसफा कह रही थी तब तक बासिम किसी होटल में रह लेगा। मैंने तो साफ मना कर दिया। भाई, जब खाला का घर है तो वो किसी होटल में क्यों जाए। मैंने उसे यहाँ रहने को कहा है। अम्मी बोलती चली जा रही थी। अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने शिकायती नजरों से अम्मी को देखा। क्यों भाई, ये उसकी खाला का घर है। और आसिफा, उसने तुम्हारे रिश्ते की बात भी की थी। इस बीच तुम दोनों एक दूसरे को जान लेना। अम्मी की खुशी में कोई कमी नहीं आई थी। मैं झुंझलाकर सोफे से उठ खड़ी हुई। क्या मतलब एक दूसरे को जान लेना? आप जो सोच रही हैं ना, वो कभी नहीं होगा। बासिम मेरा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। मैं गुस्से में कहकर अपने कमरे में चली आई। मुझे अम्मी पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं? बासिम मेरी खाला का बेटा है और मेरा पक्का दुश्मन। वो बचपन ही से मेरा दुश्मन था। अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे। जब मैं 8 साल की थी वो इस दुनिया से चले गए। तब मैंने बासिम को आसफा खाला के साथ देखा था। 10 साला बासिम मासूम लग रहा था। मुझे नहीं पता था ये बच्चा मासूम नहीं बल्कि शैतान का अब्बू है। 3 हफ्तों में बासिम ने अपना शैतानी रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि मैं काकरोच से कितना डरती हूँ, फिर भी वो काकरोच को उसकी मूंछों से पकड़े मेरे पीछे पूरे घर में भागता रहता था। जब तक कोई उसे रोक ना लेता वो मुझे भगाते रहता। कभी मेरे हाथ एल्फी से जोड़ देता, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसने मुझे तंग करने का हर हरबा आजमाया। 2 माह में मेरी जिंदगी आजाब बना दी। वो 2 माह कैसे गुजरे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब आसफा खाला अपने घर जा रही थी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बासिम जा रहा था। उसके जाने के बाद मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए और दुआ की कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। मुझे बासिम से नफरत हो गई थी। फिर जब 5 साल बाद वो हमारे घर आया, 15 साला बासिम बहुत शरीफ सा लग रहा था, बहुत खामोश। ऐसा लगा जैसे वो सुधर गया है। मुझे कुछ तसल्ली सी हुई। सारा काम करके मैं सुकून से सो गई। सुबह अम्मी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं नींद से बेदार हुई तो 12 बज रहे थे। अम्मी शोर मचा रही थी। फिर याद आया आज खाला वापस जा रही हैं। अम्मी मुसलसल मुझे बुला रही थी। मैं बिना मुंह धोए सीधा लाउंज में जा पहुंची। खाला जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अम्मी मुझे देखकर जोर से चीख पड़ी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। दानैन, ये क्या हाल बना रखा है? अम्मी मुझे पलकें चिपक चिपक कर देख रही थी और खाला खालू ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ने के बावजूद कोई जिन देख लिया हो। अम्मी कमरे से आईना ले आई और मेरे सामने किया। आईना देखकर मेरी अपनी चीख निकल गई। मेरे मुंह पर इतने सारे रंग कहाँ से आ गए? मैं बिल्कुल जिन लग रही थी। अम्मी मुसलसल सलावातें सुना रही थी। अम्मी देखें काकूफ का जिन। बासिम को जैसे हंसी का दौरा पड़ गया था। मुझे उसकी हंसी जहर लग रही थी। दिल कर रहा था उसके दांत तोड़ दूं। बेटा जाओ, जाकर मुंह धो लो। खाला ने अपने बेटे को आंखें दिखाकर चुप करवाने की कोशिश की थी। अम्मी, अब मुंह धोने का कोई फायदा नहीं, ये वाटर प्रूफ कलर्स हैं। बासिम अपनी हंसी पर बामुश्किल काबू पाकर बोला, दिल तो किया मैं उस बासिम का कत्ल कर दूं, पर अम्मी और खाला की वजह से लहू के घूंट भरती रह गई। खाला बासिम की इस हरकत पर उसे डांटने ही लगी थी कि अम्मी ने याद दिलाया उन्हें देर हो रही है। अम्मी हमेशा उसे बचा लेती थी। उस दिन मैं समझ गई कि बासिम कभी नहीं सुधर सकता। वो दिन और आज का दिन मुझे उससे नफरत है। 10 साल बाद उससे फिर सामना होगा, पर अब की बार उसने कोई शरारत की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अब मैं बच्ची नहीं रही, 23 साल की हूँ और उसे मैं जवाब दूंगी। अब चुप नहीं रहूंगी। पूरी रात जागती सोती कैफियत में सोचती रही। सुबह होते स्कूल चली गई।
बच्चों को पढ़ा रही थी, पर ध्यान कहीं और था। जैसे तैसे क्लास ली। घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ शैतान उर्फ बासिम आ चुका होगा, पर न चाहते हुए भी घर को जाना ही था। बिल्डिंग के पास रिक्शा रुकवा कर मैं रिक्शे से उतर गई। जैसे ही मैं चलने लगी तो मेरी चप्पल टूट गई। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अपने चप्पल हाथ में उठा लिए और लिफ्ट की जानिब चली गई। मैं लिफ्ट आने का इंतजार करने लगी। इतने में एक लड़का मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो मुझे ही घूर रहा था। आप चप्पल सीने वाली हैं? उसका अंदाज मजाहिया था। मैंने गुस्से से उसे देखा। लिफ्ट आ चुकी थी। मैं बिना कुछ कहे लिफ्ट में चली गई। कौन से फ्लोर पर जाएंगे आप? मैं तो 5th फ्लोर पर जाऊंगा। अगर मेरा पीछा कर रही हैं तो आप भी 5th फ्लोर पर ही जाएंगी। वो भी लिफ्ट में आ गया। उसने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, जाना तो मुझे 5th फ्लोर पर था, पर उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों करने लगी आपका पीछा? आपने कोई सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराया हो। मुझे और ज्यादा तप चढ़ गई। पहले अपना मुंह देखे, चिब्बे मुंह वाला। और हाँ, मुझे 3rd फ्लोर पर जाना है। इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था और 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक चुकी थी। अब आगे मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए जाना था। मैं लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चली गई, पर मुझे क्या पता था कि ये कब मेरे पीछे आ गया और सीढ़ियों पर पहले से मौजूद था। मैंने अल्लाह से पनाह मांगी, उस शैतान मरदूद से, और बेनियाज होकर आगे चल पड़ी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। आप मेरा ही पीछा कर रही हैं ना? मैं बिना जवाब दिए आगे चलती रही और वो मेरे पीछे चला आ रहा था। दिल तो किया उस टूटे हुए चप्पल से इसको खूब मारूं, पर मैंने आगे चलने में भलाई जानी। वो बुराई मेरे पीछे चली आ रही थी। दानैन नाम है न तुम्हारा? वो आपसे तुम पर आ गया था। मेरे तो होश उड़ गए। मैं एकदम से रुक गई। उसे मेरा नाम कैसे पता है? अव्वल दर्जे का लिफंगा होगा। वैसे भी घर दूर नहीं है। मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली दी और तेज तेज चलने लगी। उसकी भी रफ्तार बढ़ गई। उस बदमाश को अपने पीछे आता देखकर मैंने भागकर घर जाने का इरादा कर लिया। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये तो हद ही हो गई। ये तो मेरे पीछे भाग रहा है। मैं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से बेल बजाने लगी। मेरी खौफ से हालत खराब हो रही थी। वो भी दरवाजे तक आ चुका था। मैंने उसे देखते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ओहो, क्या हो गया है? आखिरकार अम्मी ने दरवाजा खोला। भागने की वजह से मेरा सांस चढ़ गया था। क्या हुआ है दानैन? अम्मी मुझे बागौर देखने लगी। वो लिफंगा मेरा पीछा कर रहा है। कौन? अम्मी ने दरवाजे से मुंह बाहर निकाल कर देखा। सामने खूबरू नौजवान सीने पर हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। बासिम। अम्मी बेतहाशा खुश हुई और मैंने हैरत से उस लफंगे को देखा। सलाम खाला। अम्मी ने बासिम के माथे पर बोसा दिया। अंदर चलो बेटा बासिम। इस बासिम के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अम्मी, ये मुझे तंग कर रहा था। बेटा अंदर आओ। अम्मी मेरी बात अनसुनी करके अपने भांजे को लेकर अंदर जा चुकी थी। मैं अंदर आई तो बासिम बड़े मजे से सोफे पर बैठकर मुझे तंग करने का किस्सा अम्मी को सुना रहा था। खाला, मैं तो देखकर पहचान गया था दानैन को। तुमने मुझे कैसे पहचाना, जबकि तुम मुझे 10 साल बाद देख रहे हो? मैं अपना बैग साइड पर रखकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। 10 साल बाद देख रहा हूँ, 50 साल बाद नहीं, जो पहचान ना सकूं। बासिम ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुझे इंतहा की हैरत हुई। फिर भी ना तो तुमने मेरी अभी वाली कोई फोटो देखी, ना तो मैं बच्ची हूँ, और अब तो मैं काफी चेंज हो गई हूँ। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तुमने मुझे फेसबुक पर ऐड किया, ना तो व्हाट्सएप पर। अब मैंने तुम्हें देखा कैसे? इसका जवाब कैसे ढूंढे? बासिम ने चुटकी बजाई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। हाँ, खाला ने तुम्हारी फोटो भेजी थी। अब ये ना पूछ लेना क्यों। मुझे कहने में शर्म आती है, बासिम ने मासूमियत से कहा। लहजे में शरारत छुपी थी। मैं तो तिलमिलाकर रह गई। आपको पता है आबदा खाला, मैं बचपन से इसे काकरोच से डराकर भागता था, और आज बिना काकरोच के भगाया है इसे। बासिम को हंसी का दौरा पड़ गया था। मुझे वो सख्त जहर लग रहा था। बचपन में तुम्हारे हाथ में काकरोच होता था, और आज तुम्हारा मुंह काकरोच जैसा बन चुका है। मेरे तड़क कर बोलने पर भी वो डीठ बना हंसता रहा। अम्मी तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी कत्ल कर देंगी मेरा।
चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। अम्मी ने बात बदलना चाही। खाला, ये मेरा घर नहीं है, आप मुझे बताएं मेरा कमरा कौन सा है, मैं खुद चला जाऊंगा। बासिम ने बड़ी अपनायत का मुजाहिरा करते हुए कहा। अम्मी ने कमरे की तरफ इशारा किया। बासिम उठकर जा चुका था। उसके जाते ही मैंने शुक्र अदा किया। चलता फिरता टॉर्चर, ये कोई तरीका होता है बात करने का? अम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पे था। वाह अम्मी वाह, उसने जो किया वो ठीक था। और वो क्या कह रहा था? आपने मेरी फोटो क्यों भेजी? तुम्हारे रिश्ते के लिए, बहुत सादा से अंदाज में कहा गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या ये बात बासिम को पता है अम्मी? अम्मी ने नरमी से मेरे हाथ थामे। हाँ, बासिम को पता है दानैन, वो यहाँ इसीलिए आया है कि तुम उसको कबूल कर लो। देखो, मैं तुमसे अभी नहीं कह रही कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम बासिम को देख लो, उसको जान लो। मैं एक माँ बात पूछूंगी, तुम्हें बासिम कबूल है? मेरी बेजारी अरूज पर थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई थी। कुछ साल पहले अम्मी से खाला ने मेरा रिश्ता मांगा था। मैंने साफ इनकार कर दिया था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि बासिम मुझसे हाँ बुलवाने के लिए हैदराबाद से कराची आ जाएगा। मुझे बासिम किसी हाल में कबूल नहीं। सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो हैरत से मेरी आंखें फट गईं। बासिम ने नाश्ता बनाया था। अम्मी उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जैसे मेरा ही इंतजार किया जा रहा था। वहाँ क्यों खड़ी हो दानैन, आओ नाश्ता कर लो। बासिम ने मुस्कुराते हुए बहुत अपनायत से कहा। उसका ये अंदाज देखकर मुझे उस पर शक होने लगा था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता किया। ओके अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अम्मी ने जवाबन अल्लाह हाफिज कहा। मैं बासिम को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगी। तुम जाओगी कैसे? चाय का कप टेबल पर रखकर वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक तो उसे मुझे आवाज देकर रोक लेने का पता नहीं क्या शौक था, लिफंगा कहीं का। बस ये रिक्शे से मुरवतन मुस्कुराकर जवाब दिया। दिल तो चाह रहा था अपना बैग उसके सर पर मारकर भाग जाऊं, पर हाय मेरा इखलाक। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, तुम बासिम के साथ चली जाओ। अम्मी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के तासुरात थे। अम्मी, मेरी दोस्त भी मेरे साथ चलेगी। मैंने आंखों से इशारा करते हुए इनकार किया। तो हम उसको भी साथ ले लेंगे। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तुम बोलो अपनी दोस्त को हमारे साथ चले। ठीक है, अब चलो। अल्लाह हाफिज खाला। बासिम मेरा जवाब सुने बिना ही बाहर चला गया। वो मेरी सोच से भी ज्यादा ढीठ था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे सारे बहाने फ्लॉप हो चुके थे। मैं भी पैर पटकती बासिम के पीछे हो ली। हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे कि हरीम भी आ गई। सॉरी, मैं लेट हो गई। मुझसे मिलते ही उसने माजरत कर ली। अब माजरत करने की बजाय जल्दी चलो, मैंने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। हरीम भी उसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर ही रहती थी। हम बातें करते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। बासिम ने हमें कार में बैठने का इशारा किया और वो खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हम दोनों पीछे बैठ चुके थे। वैसे ये है कौन? आखिर हरीम ने पूछ ही लिया। अब क्या, जवाब तो देना ही था उसे। मेरा कजन है, मैंने सरसरी सा जवाब देते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरा नाम बासिम है, और आपका? बासिम ने करते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं हरीम हूँ, दानैन की बेस्ट फ्रेंड। हरीम ने भी जवाब देने में कोई देर ना की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, और अब सारी शर्मो हया भूल कर कैसे बातें कर रहा था बेशरम। आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? हरीम ने भी उसी दोस्ताना अंदाज में पूछा। जब तक दानैन हाँ नहीं करती। बासिम ने बैग ड्यूलर से देखते हुए कहा। दानैन हाँ नहीं करती मतलब? हरीम कभी तो मुझे कभी बासिम को देख रही थी। पता नहीं उसे सच में समझ नहीं आया या जानबूझकर ना समझ बन रही थी। वो मुझे कहने में शर्म आती है। अब आप इतना कह रही हैं तो बता देता हूँ, हमारी शादी के लिए। बासिम ने शर्माने की नाकाम कोशिश की थी। ओ अच्छा, हरीम मजे से बोली। तो मैं तिल मिला गई। ये तुम्हारी कैसी शर्म है? बेशर्मों की तरह सब बता भी रहे हो और शर्माने की अदाकारी भी कर रहे हो। तुम अव्वल दर्जे के बेशर्म हो। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। यकदम कार रुक गई। मेरा खून बाद में करना, पहले जाकर बच्चों को A फॉर एप्पल पढ़ाओ। बासिम मुस्कुराहट दबाए मुझे देख रहा था।
उस वक्त वो मुझे जहर लग रहा था। पहले ही काफी देर हो चुकी थी, अब उससे लड़कर मुझे मजीद लेट नहीं होना था। बाद में देख लूंगी तुम्हें। मैंने खूंखार नजरों से उसे देखा, पर वो डीठ का डीठ ही था। हरीम, तुम उसे लेकर जाओ, वरना ये नॉन स्टॉप मुझसे लड़ती रहेगी। वो बड़ी आसानी से आपसे तुम पर आ गया था। ये कितना तेज है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें आप कहकर मुखातिब कर रहा था और अब सीधा तुम पर आ गया है। हाँ तो अब हरीम मेरी भी दोस्त हो गई। सिंपल। हरीम के कुछ कहने से पहले ही बासिम कंधे उचकाकर बोला, तौबा। चलो हरीम। कार का दरवाजा धड़म से बंद करते हुए बाहर निकली। हरीम भी मेरे पीछे आ चुकी थी। दानैन कैसी है? फोन की दूसरी तरफ बड़े प्यार से पूछा गया। आसफा हर दूसरे दिन आबदा को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लिया करती थी। आबदा और आसफा को बात करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। इस दौरान उन्होंने कई बार आबदा से दानैन का पूछा था। दानैन बिल्कुल ठीक है, सबका पूछ रही हो, बासिम का नहीं पूछोगी? आबदा जताकर बोली तो आसफा हंस पड़ी। उसका क्या पूछूं, तुम्हारे पास है तो ठीक ही होगा। और बताओ, वो दानैन को तंग तो नहीं कर रहा? नहीं भाई, बासिम तो हमारा बहुत ख्याल रखता है। आबदा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दूसरी तरफ आसफा ने शुक्र का सांस लिया। आज घर क्यों इतना जल्दी जा रही हो? मुझे उजलत में बुक समेटते देखकर हरीम ने पूछा। इसलिए कि बासिम का कोई भरोसा नहीं, वो मुझे लेने आएगा, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। मैंने थके हुए अंदाज में कहा। मैं बासिम के आने से पहले पहले घर जाना चाहती थी, पर उसने ऐसा कहा तो नहीं था कि तुम्हें लेने आएगा। उसको मुझे तंग करना होता है, इसलिए वो मुझे तंग करने जरूर आएगा। मैं बाहर निकली तो पसे मंजर कुछ और ही था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बासिम अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुझे देखकर वो हाथ हिलाने लगा। मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। बासिम भी मेरे पीछे चल पड़ा। रुको, कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो। उसने पीछे से आवाज देकर मुझे रोकना चाहा। मैंने गुस्से से मुड़कर देखा। तुम्हारी गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि मैं पैदल ही ये बुक पढ़ती हुई चली जाऊं। मैं बुक खोलकर पढ़ते हुए तेज चलने लगी। उस वक्त मुझे बासिम की कोई बात नहीं सुननी थी। ऐसे ही रोड पर बुक पढ़ते हुए चलोगी तो घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। हॉस्पिटल भी मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। बासिम बड़ी मासूमियत से बोला, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम गाड़ी में भी यही बकवास करोगे। वैसे भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। कड़क लहजे में जवाब दिया तो कुछ पल को वो चुप सा हो गया। और मेरी मंजिल तुम हो? बासिम बुड़बुड़ाया। मेरे गुस्से में इजाफा हुआ। व्हाट? मैं रुक गई और गुस्से से उसे देखने लगी तो बासिम गड़बड़ा गया। आई मीन मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ये देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। मैं बकवास नहीं करूंगा, पक्का कोई बकवास नहीं करूंगा। मैंने एक बार फिर पूछा, पक्का? अब चलो ना। उसने संजीदगी से कहा। मैं पल भर के लिए उसके सारे कारनामे भूल चुकी थी। मैं न चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी। आसफा ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? कुरैश ने आवाज दी। नहीं हुए। अच्छा आबदा, मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। आसफा फोन रखते ही जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगी। अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं हुए, कमाल है। और मेरा मोबाइल कहाँ है? कुरैश भी उधर ही आ गए थे। वो मेरे पास है, मैं आबदा से बात कर रही थी। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी तो आपका मोबाइल उठा लिया। आसफा ने कुरैश की जानिब मोबाइल बढ़ाया। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो कर दी तुमने, पर तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। कुरैश मसनूई गुस्से से बोले, तो आप कौन से बिल गेस्ट हैं जो थोड़ी देर फोन ना चले तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? आबदा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया तो कुरैश हंस पड़े। ऐसा करते हुए पूरा एक माह हो गया था। बासिम रोज मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर ड्रॉप करता था। इस दौरान उसकी बकवास बातें अलग से तंग करती थी मुझे। मैंने इरादा कर लिया था, कुछ भी हो जाए अब मैं बासिम के साथ नहीं जाऊंगी और वो हमारे घर से चला जाए। बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मी ने परेशानी से पूछा। वो मैं जिन से पीछा छुड़वाना चाहती थी, पर वो पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने तपिश से बैग को सोफे पर फेंक दिया। अम्मी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन?
अम्मी ने सवालिया नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, आपका लाडला बासिम? मैंने गुस्से से कहा, कहाँ है वो? अम्मी परेशानी से पूछने लगी। उनको मेरी कोई फिक्र नहीं थी, अभी भी अपने लाडले की पड़ी थी, ऐसे जैसे मैंने उसे कत्ल ही कर दिया हो। मुझे छोड़कर ऑफिस चला गया। आपने उस अजाब को यहाँ रहने का क्यों कहा? वो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मैं फट पड़ी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे। बेटा, ऐसे नहीं बोलते, अम्मी ने दुखी लहजे में कहा। मैंने अम्मी को सोफे पर बिठाया और खुद नीचे उनके सामने बैठ गई। अम्मी, ऐसे ही बोलते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, 1 महीना हो गया है, अब तक उसकी कंपनी ने उसे घर नहीं दिया। अम्मी, अब बहुत हो गया, उसे यहाँ से जाने का कह दें और मेरी तरफ से उसके लिए आज भी इनकार है, बस वो यहाँ से चला जाए। अम्मी का हाथ थामकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। अम्मी दुखी थी, पर उस वक्त मुझे बासिम से छुटकारा पाने की जिद थी। वो मेरी बहन का बेटा है दानैन, वो मेरे लिए बहुत अजीज है, मैं उसे ऐसे कैसे कह दूं कि चला जाए। अम्मी ने मेरे हाथ के ऊपर अपने हाथ रखकर इल्तिजा की थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख हुआ। मैं अपना हाथ छुड़वाकर उठ गई। आपने हमेशा उसी को सपोर्ट किया है, आप उसे ये तो कह सकती हैं कि मुझसे दूर रहे, कोई जरूरत नहीं घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने की। ये कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं, सीधा अपने कमरे में चली आई। रात के 9 बज रहे थे। अम्मी लाउंज में परेशान बैठी आसिम का इंतजार कर रही थी और मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ थी। तभी बासिम आया और अम्मी के साथ ही बैठ गया, ऐसे जैसे उसे पता हो कि अम्मी क्यों परेशान हैं। खाला, मुझे मेरी कंपनी ने घर दे दिया है, ये देखें उसकी चाबी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, शुक्र जान छूटी। बेटा, पर तुम यहीं रहो। अम्मी ने बासिम के सर पर हाथ फेरा। ये मंजर देखकर मैं भी चुप न रह सकी। अम्मी, जा रहा है तो इसे जाने देना। मैंने किचन से आवाज लगाई, खाला मैं आता जाता रहूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और दानैन का जवाब भी मिल गया, अब मेरा चले जाना ही बेहतर है। इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, बासिम तसल्ली आमेज अंदाज में बोला, पर बेटा नहीं खाला, मुझे बोलने दे। बासिम ने अम्मी के हाथ थामकर उन्हें कहने से रोका, मेरी शादी की जिम्मेदारी अभी आपके हाथों में है, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिएगा। बासिम ने मुस्कुराकर कहा तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, अब आप इमोशनल ना हो, मैं अभी नहीं जा रहा, 1 हफ्ते बाद जाऊंगा। ये बात बासिम ने जोर से कही थी, जैसे स्पेशली मुझे बता रहा हो। दिल करता है इसका कत्ल कर दूं। मैं गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गई। मेरा बेटा, अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। उनकी नजर एक शॉपर पर पड़ी जो बासिम अपने साथ लाया था। ये क्या है बेटा? अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें कलर्स हैं। बासिम ने शॉपर अम्मी को दिखाया। मुझे तो लगा था कि घर मिलने की खुशी में मिठाई होगी। कलर्स का सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहीं ये पहले की तरह मेरे मुंह पर तो नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है। इसको दोबारा रिजेक्ट किया है मैंने, शायद उसका बदला ले। मैं अपने ही ख्यालात में उलझ गई थी। बासिम अपने कमरे में जा चुका था। अम्मी भी जा रही थी कि उनकी नजर मुझ पर पड़ी। अब खुश हो रही हो न तुम? वो जा रहा है, अम्मी ने गुस्से से कहा। तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। खुश तो मैं तब होती जब वो कल ही चला जाता। और ये कलर्स क्यों लाया है वो? मैंने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे मुंह पर लगाने के लिए। अम्मी भी गुस्से में कहकर जा चुकी थी। मैं मुंह खोले वही खड़ी रह गई। ये नहीं सुधरेगा, इस बार इसने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह के 7 बज रहे थे। आसमान को बादलों ने घेर रखा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में चाय की खुशबू घुली थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। बासिम डाइनिंग टेबल पर मजे से नाश्ता कर रहा था। मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई। ये सुबह सुबह किस जहर आदमी को देख लिया। बासिम से नजर मिलते ही मैं बुड़बुड़ाई, नजर नजर की बात है, किसी को जहर लगता हूँ, किसी को शहद। बासिम ने मेरी बुड़बुड़ाहट का जवाब दिया, अल्लाह माफ करे, पता नहीं किसको ये काकरोच शहद लगता है। मेरा इतना कहना था कि बासिम बेचारा लाजवाब हो गया। अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, आप प्लीज बासिम को बोलिए जल्दी नाश्ता करे। मैंने नाश्ता करके अम्मी से कहा, बेटा कल तुमने ही तो मना किया था कि बासिम को तुमसे दूर रखूं, तो अच्छा ही होगा कि तुम खुद ही चली जाओ। अम्मी ने तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी थी। जी अम्मी, इस बार मैं खुद लाजवाब हो चुकी थी और शर्मिंदा भी। अम्मी ने तो जरा ख्याल ना किया। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अम्मी मुझे दरवाजे तक ले आई। बस धक्के मारने की कसर रह गई थी। बासिम सब कुछ नजरअंदाज किए नाश्ता करने में पूरी तरह मसरूफ था। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं बेचारगी में कहती वहां से चली गई। इन 2-4 दिनों में मैंने बासिम की बकवास बिल्कुल नहीं सुनी थी। जाने क्यों मैं उसकी बकवास को मिस कर रही थी। अब ना तो वो मुझे तंग करता था और ना कोई मजाक करता था। हम एक ही घर में बिल्कुल अजनबी बन चुके थे एक दूसरे के लिए। शायद वो सुधर गया था, बदल गया था, या फिर मेरे जज्बात और एहसासात उसके लिए बदल गए थे। क्या हुआ दानैन? हरीम मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं मुस्कुरा दी। कुछ भी नहीं, मैंने चाय का सिप लेते हुए कहा। फिर उदास क्यों बैठी हो? हरीम ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैं और उदास? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कहका बेसाख्ता था। हरीम बेचारी चुप सी हो गई थी। और बासिम कैसा है? हरीम ने एक और सवाल किया। तुम उसका बड़ा पूछ रही हो? इतना ख्याल कभी मेरा भी किया करो। मैं खफा सी हो गई। इतने दिनों से नजर नहीं आया ना? हरीम नफी में सर हिलाते हुए बोली। मैं गौर से उसे देखने लगी। तुम्हें क्यों नजर आए वो? हाँ, मैंने घूरकर हरीम को देखा। उफ दानैन, अजीब पागल लड़की हो तुम भी। हरीम बुक्स उठाकर क्लास की तरफ चली गई। मेरा दिलो दिमाग अजीब उलझन का शिकार था। खाला, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आबदा को हल्का सा चक्कर आ गया। वो गिरने ही लगी थी पर बासिम ने उन्हें थाम लिया। खाला, क्या हुआ? बासिम आबदा को बिठाकर पानी लेने गया। वो बहुत परेशान हो गया था। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब। आबदा ने पानी का गिलास लेते हुए कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बासिम ने परेशानी से उनकी पेशानी को छूकर देखा। खाला, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बासिम डॉक्टर को फोन करने लगा। मैं डोर बेल बजा रही थी। पता नहीं क्यों आज अम्मी को दरवाजा खोलने में इतनी देर लग रही थी। तुम ऑफिस नहीं गए? मैंने अंदर दाखिल होते ही सवाल किया। दरवाजा बासिम ने खोला था। नहीं, वो बासिम अभी बोल ही रहा था कि मैंने उसकी बात काट दी। ये कौन है बासिम? डॉक्टर को देखकर मैंने बासिम से पूछा। डॉक्टर को यहाँ देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी थी। इससे पहले कि बासिम कुछ कहता, डॉक्टर साहब खुद ही बासिम के पास चले आए। शी इज फाइन। बस बुखार और बीपी लो होने की वजह से इनको चक्कर आ रहे थे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको टाइम टू टाइम पे दवाइयाँ देनी हैं। डॉक्टर साहब और भी कुछ हिदायत दे रहे थे। मैं वहाँ रुकी नहीं, भागकर अम्मी के कमरे में जा पहुंची थी। अम्मी, मैंने उन्हें आवाज दी पर वो सो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास बैठकर कितनी ही देर उन्हें देखती रही। बासिम कमरे में आ गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा और बाहर आने का कहकर कमरे से निकल गई। बासिम, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अम्मी की तबीयत खराब थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुम बहुत 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 लापरवाह इंसान हो। मेरा सारा गुस्सा आंसुओं में बदल चुका था। बस हो गया तुम्हारा। अब मेरी सुनो, तुम्हें फोन करने से क्या होता? तुम डॉक्टर तो नहीं हो जो तुम खाला का इलाज करती। उस वक्त मुझे डॉक्टर को फोन करना सही लगा, ना कि तुम्हें। और हाँ, हूँ मैं लापरवाह। बासिम पहली बार इतने गुस्से में बोल रहा था। पहली बार वो गुस्सा कर रहा था। मेरे आंसू और तेजी से बहने लगे। कहाँ जा रहे हो? बासिम को जाता देखकर मैंने पूछ लिया। ये दवा लेने जा रहा हूँ। तुम खाला के पास जाओ, मैं आता हूँ। उसने धीमे लहजे में कहा। अब की बार उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। मैं इस बात में सर हिलाकर अम्मी के कमरे में चली गई। मैं अम्मी का हाथ पकड़े बैठी थी कि डोर बेल बजने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने बासिम था। ये दवाई है, शाम को खाला को देनी है। बासिम ने मेरे हाथ में दवाइयाँ थमाई। तुमने कुछ खाया? बासिम ने अचानक ही सवाल कर लिया। थोड़ी देर पहले तो वो बहुत गुस्से में था और अब इतना संजीदा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया। उसका गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। देखो दानैन, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तुम्हारे लिए भी डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लाया हूँ। संजीदगी में कहते हुए बासिम हंसने लगा। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए?
मैने उससे खाने के शापर लिए और किचन में चली गई। मतलब मैं भी खाऊंगा। और सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बासिम भी किचन में चला आया। मुझे हैरत हुई, पहली बार वो अपनी की गई किसी बात पर माजरत कर रहा था, और माजरत भी मुझसे। तुमने कभी अपनी गलती पर मुझसे माफी नहीं मांगी, आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, आज जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। बासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने भी उससे माजरत कर ली। जब वो कर सकता है बिना किसी गलती के, तो मैं भी कर सकती हूँ। उसकी माफी से मैं पिघल चुकी थी, इतना तो बनता ही था। दानैन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या डॉक्टर को बुलवाऊं? बासिम को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इतनी हैरानगी से वो मेरा चेहरा तके जा रहा था। फिर से तुम्हारी बकवास शुरू। मैं खाना निकाल कर ड्राइंग रूम में चली गई। बासिम भी पीछे ही आया था। रात के 8 बज रहे थे। मैं और बासिम अम्मी के कमरे में थे। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? एक बार फिर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानैन, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अम्मी, अभी आप आराम करें, तुम जाओ, मैं खाला के साथ हूँ, बासिम ने अम्मी के सामने बैठते हुए कहा। मैंने नफी में सर हिला दिया। तुम जाओ, मैं अम्मी के साथ हूँ। देखो दानैन, ऐसा करते हैं, दोनों ही खाला के साथ रुक जाते हैं। बासिम मसले का हल निकालकर आराम से बैठ गया। मुझे वैसे भी अम्मी के पास रहना था, तो मैं मजीद कुछ कहे बिना वहीं बैठी रही। काफी देर हम यूं ही खामोश बैठे रहे। अम्मी सो चुकी थी। वैसे तुम चाहो तो तुम यहाँ इस घर में रह सकते हो, मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा। मैं ना जाने क्यों बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जो पहले सही लग रहा था, वो अब क्यों इतना गलत लग रहा था। मैं इतनी बेहिस तो नहीं थी। जब आपको महसूस होगा कि आपकी जगह किसी की जिंदगी में नहीं रही, तो आपको उसकी जिंदगी से एग्जिट कर लेना चाहिए। बासिम काफी दिल शिकस्ता और संजीदा था। मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी। छोड़ो इन सब बातों को। शायद बासिम ने मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली। उसने मुस्कुराकर बात बदल दी। मैं मुस्कुरा भी ना सकी। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। बासिम सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था। मैं नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं अम्मी के लिए नाश्ता लेकर आई, तो वो जाग रही थी और पहले से काफी बेहतर लग रही थी। बासिम वहाँ नहीं था, शायद अपने कमरे में चला गया था। आपका नाश्ता। मैंने नाश्ता अम्मी के सामने रखा। बासिम कहाँ है? अम्मी ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। अम्मी, आप नाश्ता करें। मैंने नाश्ते की तरफ इशारा किया। उसने नाश्ता किया। अम्मी के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। मैं सर पकड़कर बैठ गई। वो अपने कमरे में है, पहले आप कर ले नाश्ता, उसके लिए मैं बाद में नाश्ता बना दूंगी। इतनी भी जालिम नहीं मैंने नाक चिढ़ाकर कहा। अम्मी घड़ी को देखने लगी। उसके कपड़े इस्त्री कर दो दानैन, उसको ऑफिस भी जाना है। बासिम को कपड़े इस्त्री करना नहीं आते। अम्मी मुसलसल बासिम के लिए परेशान हो रही थी। कितनी फिक्र और ख्याल था। मैं इस बात में सर हिलाकर बाहर आ गई। सारी दुनिया की बकवास आती है, पर इस्त्री करना नहीं आता। मैं बुड़बुड़ाती हुई उसके कमरे की तरफ आ चुकी थी। दरवाजा आधा खोला था। 2 बार नॉक करने से जब कोई जवाब नहीं आया, तो मैं अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर मेरा सर घूमने लगा। 1 मिनट को मैं सुन्न हो चुकी थी। सारी चीजें बिखरी पड़ी थी, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। ये कमरा है, ये चिड़ियाघर। मैंने अपना सर पीट लिया। बासिम वहाँ भी नहीं था। मैं गुस्से से बाहर चली आई। मुझसे 1 मिनट ना रुका गया। वो पता नहीं कैसे रहता था, जंगली कहीं का। डोरबेल बजने की आवाज आई, तो मैं गुस्से से सर झटक कर दरवाजा खोलने चली गई, पर बासिम वही था। बासिम ने दरवाजा खोला तो सामने हरीम थी। बासिम दरवाजे से हट गया तो हरीम अंदर आई। वो दानैन ने बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उनसे मिलने चली आई। हरीम अंदर आते ही हिचकिचाकर कहने लगी। वो कंफ्यूज थी। मैंने अभी जवाब देने को मुंह खोला ही था कि बासिम बोल पड़ा, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम जब चाहो आ सकती हो। इसके लिए किसी वजह का होना जरूरी तो नहीं। तुम बैठो। बासिम बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था, और हरीम तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो बासिम नहीं बल्कि शाहरुख खान हो। मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। नहीं, पहले मैं आंटी से मिलकर आती हूँ, हरीम ने मुस्कुराकर कहा। बासिम ने कंधे उचका दिए। अम्मी अपने रूम में हैं। मुझे मजबूरन याद दिलाना पड़ा कि मैं भी यहाँ हूँ। दोनों मुझे इग्नोर किए जा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा था।
हरी मुस्कुराकर रूम की तरफ चली गई और बासिम भी उसके पीछे जाने लगा था। मैं कमर पर दोनों हाथ टिकाए उसके सामने खड़ी हो गई, आईब्रो उचकाकर रास्ता छोड़ने का इशारा किया। दिल तो किया अभी उसके सर पर सामने रखा गुलदस्ता दे मारूं। ये क्या कह रहे थे तुम? ये उसका अपना घर है। मैं उसे घूरने लगी कि शायद उसको कोई शर्म ही आ जाए, पर वो भी सदा का बेशर्म था। हाँ तो उसका अपना ही घर है, ढिठाई से जवाब देकर वो जाने लगा। मैंने एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। किस हिसाब से? मैंने चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट सजाकर पूछा। ये घर उसकी बेस्ट फ्रेंड का है, इस हिसाब से ये घर उसका भी हुआ। उसने इत्मीनान से जवाब दिया और फिर गौर से मेरे चेहरे को देखा। पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बासिम अपनी थोड़ी पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज में मुझे देख रहा था। मैं गड़बड़ा सी गई। मेरी मर्जी, मैं जा रही हूँ। मैंने मुंह फेर लिया तो वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब की बार वो बहुत संजीदा लग रहा था। घर छोड़कर, मैंने आहिस्तगी से कहा। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम रही। भाड़ में जाओ बासिम, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, अम्मी के रूम में जा रही हूँ। उसका कहका बेसाख्ता था। मैं उसे धक्का देकर अम्मी के कमरे में चली आई और हरीम के साथ बैठकर बातें करने लगी। बासिम कमरे में आया तो उसके हाथ में ट्रे थी। बासिम ने ट्रे टेबल पर रख दिया। मैं तो हैरान कुन नजरों से उसे देख रही थी। बेटा मुझे भी चाय देना, अम्मी ने बासिम से कहा तो बासिम ने ट्रे से गिलास उठाकर उन्हें थमा दिया। खाला, आपके लिए चाय नहीं फ्रेश जूस है, आप ये पियेंगी? अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और जूस पीने लगी। ये चाय तुमने बनाई है बासिम? हरीम ने चाय का सिप लेकर कहा। मैं चाय को देखने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। चाय बहुत अच्छी है, हरीम सिप लेते तारीफ करती बहुत बुरी लगी थी मुझे। थैंक यू, बासिम ने हल्का सा सर को खम दिया। तुम्हारी शादी जिस भी लड़की से होगी वो बहुत खुश नसीब होगी। हरीम को चाय में न जाने क्या घोल कर पिलाया था कि वो बासिम के गुण गाए जा रही थी। और ये शादी की बात करने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, वैसे भी मैं बासिम के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अम्मी से तो शादी की बात पर रहा नहीं जाता था। बासिम ऐसे शर्मा रहा था जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। मैं दिल ही दिल में कुहने लगी। हाँ जैसे ढूंढने से मिल जाएगी, मैंने आंखें घुमाकर जलकर कहा। इसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें बासिम कैसा लगता है? अम्मी हरीम से पूछने लगी। इस बात पर मैं खुद को रोक ना पाई और बेअख्तियार चीख उठी। अम्मी, ये आप मेरे दोस्त से किस तरह की बात कर रही हैं? मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। आंटी मुझसे पूछ रही हैं, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। हरीम ने मेरा हाथ खींचकर दोबारा अपने पास बिठा लिया। मैं बारी बारी उन सबके चेहरे देखने लगी। बासिम चेहरे पे संजीदगी तारी किए खामोश बैठा रहा। देखे आंटी, बासिम बहुत अच्छा है, खाना भी बना लेता है, अच्छी जॉब है, मेरी तरफ से तो हाँ है। ऐसे कैसे तुम्हारी तरफ से हाँ है? कोई बासिम से भी तो पूछ ले। मैं भरी हुई आवाज में बोली। तो अभी पूछ लेती हूँ बासिम, क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? अम्मी तो आज के आज बासिम की शादी करने को तैयार थी। खाला वो क्या है कि बासिम कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ मेरी तरफ से हाँ है, मुझे कोई इनकार नहीं। बासिम का जवाब सुनकर मुझे सदमा लगा। ये क्या कह रहे हो पागल इंसान, तुम तो मुझे। मैंने अपने लहजे को टूटने से बचाने की नाकाम कोशिश की। मेरी आंखें झलकने को थीं। हाँ दानैन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने मुझे एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट किया। उसके बाद भी मैं यहाँ रहा कि शायद तुम मुझे कबूल कर लो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ किसी की ना को जबरदस्ती हाँ में नहीं बदला जा सकता। वो किस इत्मीनान से ये कह रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो। आखिरकार मेरी आंखें झलक पड़ी। उस वक्त मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। तब मैं बच्चा था दानैन, और बचपन में बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अब क्या फायदा तुम्हें समझाने का? बासिम ने कंधे उचका दिए। जाने क्यों बासिम की इन बातों से मेरा दिल दुख रहा था। हाँ अब क्या फायदा मुझे समझाने का? तुमने तो हरीम के लिए हाँ कर दी है। मैंने अपने हाथ की पुछ से आंसू साफ किया। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी जगह से उठकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं बासिम से शादी करूंगी या नहीं, तो सब सुन ले। मेरी तरफ से हाँ है, मुझे बासिम कबूल है और तुम दोनों अब करके दिखाओ शादी। मैंने उंगली उठाकर वार्निंग दी। सब हंस पड़े।
मैं शौक से उन्हें देखने लगी। आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैंने नासमझी से पूछा। बेटा, तुमसे हाँ बुलवाने के लिए ये सब नाटक करवाना पड़ा, अम्मी ने हंसते हुए कहा। तो हरीम? मैंने हरीम को देखा जो अब भी हंस रही थी। हाँ दानैन, मैं इस नाटक का मेन किरदार हूँ और ये आइडिया मैंने ही दिया था आंटी को। अभी जब मैं रूम में आंटी के पास आई तो वो तुम्हारे और बासिम के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। बस फिर सारी जिम्मेदारी मुझे अपने नाजुक कंधों पर लेनी पड़ी और देख लो नतीजा। अब तुम प्लीज ये मत समझ लेना कि मुझे पहले से ही सब पता था। मुझे भी इस नाटक के दौरान ही पता चला। खाला ने मुझसे हरीम के मुतालिक पूछा तो मैं हरीम के लिए इनकार करने लगा था। जब खाला ने मुझे इशारे से समझाया, मैं समझ गया यहाँ पर सब जो हो रहा है ये खाला और हरीम का कोई प्लान है। मैंने भी इस नाटक में अपना हिस्सा डाल दिया। मेरे घूरने पर उसने दोनों हाथ उठाकर सफाई दी। इतनी देर से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। मैं नाराजगी से बोली, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी वजह से हाँ की है, वो तो मैंने अम्मी की वजह से हाँ की। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अम्मी ने मेरे शाने पर हल्की सी चपेड़ मारी। अम्मी की वजह से हाँ की, सब जानती हूँ मैं। अम्मी ने मेरी नकल उतार कर कहा। एक लम्हे को मैं झिम सी गई। एक बार फिर सब हंसने लगे। पूरा घर सजा हुआ था। आज दानैन और बासिम का निकाह था जो कि बहुत सादगी से हो रहा था। बासिम के हाथ में एक बॉक्स था। बासिम सबसे बचा कर दानैन के रूम की तरफ आ गया। दरवाजा लॉक नहीं था। कुछ देर पहले हरीम दानैन के रूम से बाहर निकली थी। सुर्ख लहंगा मुझ पर इस कदर जज रहा था कि मैं बार बार खुद को आईने में देखे जा रही थी। मैं आईने में खुद को देख रही थी जब बासिम रूम में आया। उसे देखकर मैं पलके झपकना भूल गई। सफेद शेरवानी में वो मुझे किसी रियासत का शहजादा लगा था। ये क्या तमीज है बासिम, तुम मेरे रूम में घुस आए हो। मैंने उसे हमेशा की तरह शर्म दिलवानी चाहिए, मगर वो भी बासिम था। सदा का बेशरम डीठ बनकर बेड पर बैठ गया। तो क्या करूं बताओ, ये देने आया था। बासिम ने खूबसूरत सा बॉक्स मेरे आगे बढ़ाया, पर मैं इस बॉक्स को लेने का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं लिया। ये क्या है? मेरे सवाल पर बासिम ने सर पीट लिया। काकरोच है इसमें। बासिम के जवाब पर बामुश्किल मैंने खुद को रोका था। निकलो यहाँ से और अपना ये काकरोच वाला बॉक्स भी ले जाओ, मैंने गुस्से से कहा। दानैन, बात सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें काकरोच नहीं है, खुद ही खोल कर देख लो। बासिम ने दोबारा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। पक्का ना? और इस बार उसकी मासूम सी शक्ल देखकर मैंने वो बॉक्स ले लिया। और जब रिश्ता जुड़ रहा था तो उस पर यकीन करना फर्ज था मेरा। मैंने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक निहायत ही खूबसूरत नेकलेस था। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं बेसाख्ता बोली और नेकलेस उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे ही देख रहा था। ये मेरे लहंगे से मैच भी है। मैं खुशी से चहक उठी और वो नेकलेस पहन लिया। उफ, ये लड़कियों की मैचिंग। बासिम बुड़बुड़ाने लगा। वैसे एक और भी चीज है। बासिम की बात सुनकर मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बासिम मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। बासिम मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, दुनिया में मोहब्बत के इजहार को कहे जाने वाले अल्फाज तो देर में तख्लीक पाए। मैंने तुम्हें अंतुल हयात उसी वक्त महसूस कर लिया था जब आलमे अरवाह में हमारी रूह ने एक दूसरे को बतौर साथी चुना था। वो शायरी इतने ख्वाबनाक अंदाज में बोल रहा था कि मैं उसे देखती रह गई। मेरा दिल चाह रहा था वो यूं ही बोलता रहे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज मुझे पता चला कि वो मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगता है। बासिम ने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकालकर मेरे सामने पेश किया, जिसे मैंने एक सेकंड की भी ताखीर किए बिना ले लिया। हरीम कमरे में आई तो बासिम कमरे से बाहर चला गया और मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे। हमारे दरमियान मोतियों और गुलाब के फूलों की दीवार से बनाई गई थी। एक तरफ बासिम बैठा था और एक तरफ मैं बैठी थी। निकाह शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ खाला से। हाँ बोलो बेटा, अम्मी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मुझे कुछ चाहिए, बासिम ने भी उसी लहजे में कहा। मैं तो सोच में पड़ गई कि बासिम क्या कहना चाहता है आखिर। आप शादी के बाद मेरे और अम्मी के साथ रहेंगी, वैसे भी कोई तो हो ना जो मेरी साइड ले। बासिम बड़े लाड से बोला। ये अनोखी फरमाइश थी उसकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटा, मैं अपने दामाद के घर कैसे रह सकती हूँ? अम्मी ने बासिम को समझाना चाहा। बेटे के घर तो रह सकती है ना,
बासिम ने मुस्कुराकर पूछा तो अम्मी की आंखें नम हो गईं। मेरा बेटा। अम्मी ने बासिम के सर पर हाथ फेरा। बासिम के इस फैसले से आसफा और कुरैश भी खुश हुए। उन्होंने भी दिल ही दिल में उसे सराहा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। दानैन बिंतुल अकरम, क्या आपको बासिम कुरैश के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरी आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू थे। मैंने बासिम को दिल से कबूल किया था। जिंदगी की सारी मुश्किलें जैसे कहीं पीछे छट गई थी। सारी थकावट बासिम के साथ ने सुकून में बदल डाली थी। जिंदगी खुशियां लिए हमारे सामने खड़ी थी। बासिम का हाथ थामे मैं जिंदगी की खुशियां समेटने चल पड़ी थी। अच्छे हम सफर का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता।